हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी, यानी कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आपके जो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। मतलब पियाजे से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। और यहाँ से समझिए आपके 2 नंबर फिक्स हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। और ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता है। जैसे आपके लेओ वाइटगॉत्स्की हो गए, उनकी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर टीचर के एग्ज़ाम के लिए, और सी टेट के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे सी टेट में पियाजे की थ्योरी से। और पियाजे की कौन सी थ्योरी है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो कॉग्निटिव थ्योरी है इनकी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीएन पियाजे ने। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये फोटो जीन पियाजे जी की है और ये क्या थे, स्विट्जरलैंड के थे। ओके, कहाँ के थे ये, स्विट्जरलैंड। इन्हें कह सकते हो आप स्विस साइकोलॉजिस्ट, यानी कि स्विस मनोवैज्ञानिक थे ये। साइकोलॉजिस्ट। चलिए इनकी थ्योरी अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। इनकी थ्योरी का नाम आपको पता है क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इनकी, संज्ञानात्मक विकास हिंदी में कहेंगे। इसको आप बौद्धिक विकास भी कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ओके, इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। अब ये कॉग्निटिव थ्योरी होती क्या है, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए। जो आपका माइंड से रिलेटेड कुछ भी है या बुद्धि से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है वो आपकी कहलाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसको बौद्धिक विकास के नाम से भी आप जानते हैं और संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं। पियाजे जो थे वो क्या थे, पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, यानी कि ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता यानी कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है। बहुत जितने ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ इनको लिख लीजिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पियाजे जो हैं स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा है या फिर एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है, यानी जो बच्चे एक्टिविटी से सीखते हैं उनको कहा जाता है। तो सक्रिय निर्माता किनको कहा है बच्चों को, किसने, जीन पियाजे ने। एक्टिव कंस्ट्रक्टर बिल्डर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सक्रिय निर्माता भी किनको कहा गया है, बच्चों को कहा गया है। किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये किसने कहा है, तो ये भी किसने कहा है, जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो एक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। अब इनके उसमें एक वर्ड होता है स्कीमा का, यह एक तरह से आप माइंड मैप कह सकते हो। स्कीमा क्या होता है, आपका माइंड मैप होता है, मेंटल स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग या फिर प्रीवियस नॉलेज। अब माइंड मैप ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए आपने कभी कोई बॉल देखी या फुटबॉल देखी, मान ली बड़ी वाली बॉल जो आपकी फुटबॉल होती है, उसको बच्चों ने देखा तो उनके दिमाग में वो स्कीमा बन जाएगा, किसका, फुटबॉल का, कि फुटबॉल इस तरह की होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्कीमा। फिर इसके बाद अगर उसने टॉर्च देखी तो उसका भी एक माइंड में क्या बन जाएगा, स्कीमा बन जाएगा वहां पर, कि टॉर्च इस तरह की होती है। ओके, अगर वो बैट देखता है तो बैट का जो स्कीमा होता है वो बन जाएगा दिमाग में कि बैट इस तरह का होता है। तो ये वर्ड जो है स्कीमा, इसको कहा गया है मेंटल
स्ट्रक्चर या फिर इसको आप माइंड मैप भी कह सकते हैं, क्योंकि माइंड में आपका मैप बन जाता है हर एक चीज़ के लिए। कोई भी वस्तु बच्चा देखेगा उसका माइंड मैप बन जाएगा दिमाग में कि ये चीज़ इस तरह की होती है। ओके, तो स्कीमा आपको समझ में आ गया। जीन पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है? लिटिल साइंटिस्ट कहा है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है, बिल्डर ऑफ नॉलेज कहा है, यानी कि ज्ञान के सक्रिय निर्माता बच्चों को कहा है जीन पियाजे के द्वारा। इन्होंने बच्चे को सक्रिय निर्माता कहा है। चलिए, अब जो अगला है आपका पॉइंट, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। पिछले जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो सभी के सभी समझ में आ गए होंगे अच्छे से। बच्चे एक्टिविटी के द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं, मैंने बताया था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, इनको जो बच्चे हैं वो एक्टिविटी के द्वारा सीखेंगे। कैसे? मान लीजिए अब इन्होंने क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट उनको कहा है। अब एक्टिविटी के द्वारा ही सीखेंगे मतलब खुद से सीखेंगे। मान लीजिए बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए बच्चे को कुछ नहीं आता खेलना, तो वो धीरे धीरे खुद से सीखेंगे, खुद से करके सीखेंगे। मान लीजिए बैट बॉल पहली बार खेलना स्टार्ट किया तो किस तरह से बैट को पकड़ना है, बॉल फेंकने वाले को मतलब किस तरह से बॉल फेंकनी है। कुछ बार गलतियां करेंगे, गलतियां करते करते धीरे धीरे सीखेंगे उसको। तो ये होता है एक्टिविटी के द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण करते रहते हैं बच्चे हमेशा। जो पियाजे हैं वो रचनावादी थे, याद रखिएगा, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है कि वो क्या है, वो इस बात पे बिलीव कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि बच्चे जो है एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं। तो पियाजे आपके रचनावादी थे, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पियाजे क्या थे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे इंग्लिश में, और हिंदी में आप इसे रचनावादी कहेंगे। तो पियाजे एक रचनावादी थे। पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। जो पियाजे हैं उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हुए हैं विकास के। तो उन्होंने ये कहा है कि 14 से 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास हो जाता है बच्चे का। अब वो कौन सा विकास होता है? मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होते हैं। जो मानसिक और संज्ञानात्मक संरचना होती है उसके साथ में ही पैदा होते हैं। उम्र के हिसाब से ही बच्चा धीरे धीरे हर चीज़ सीखता है। और ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ आपका पियाजे के अकॉर्डिंग है, इसको याद रखिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास को 4 स्टेज में बांटा गया है। ये तो अब आ गई बात स्टेजेस की, कौन कौन से स्टेज होते हैं वो नीचे हम पढ़ेंगे। पहले हमें समझना है कि पियाजे की जो थ्योरी है, कौन कौन से इनके मेन वर्ड हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कलेक्टिव मोनोलॉग यानी कि सामूहिक एकालाप दिया 3 से 5 वर्ष में। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। याद रखिए, पियाजे कहते क्या हैं कि यह एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि असतत प्रक्रिया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एज के हिसाब से डेवलपमेंट को बांटा हुआ है, उम्र के हिसाब से क्या किया है, विकास को बांटा हुआ है। 4 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं। जब विकास का इस तरह से ग्राफ बनेगा तो पहली स्टेज ये हो गई, सेकेंड इस तरह से हो गई, तीसरी स्टेज ये हो गई, और चौथी स्टेज आपकी थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ये इस तरह से बन जाएगी। तो ये ग्राफ आपका कैसा जा रहा है? डिसकंटिन्यूअस जा रहा है ना, डिसकंटिन्यूअस। तो आप विकास अगर पूछे तो देखिए, विकास के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन जब बात कर दे कि पियाजे के अनुसार विकास एक प्रक्रिया है डॉट डॉट, तो तब आपको क्या बताना है? तब आपको बताना है यह एक असतत प्रक्रिया है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये पॉइंट याद रखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब से पढ़ते आ रहे हैं तो यही पढ़ा होगा कि जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, सतत प्रक्रिया होती है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि पियाजे के अनुसार विकास एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है? असतत प्रक्रिया है हिंदी में कहेंगे, या फिर डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है आपकी पियाजे के अनुसार। पियाजे की थ्योरी में एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है,
हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जितने मैंने पॉइंट बताए यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है पियाजे की थ्योरी को लेकर के। अब सबसे ज़्यादा फैक्टर की बात करें हम या फिर एलिमेंट्स की बात करें, जो पियाजे के अनुसार 4 फैक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पियाजे ने इन 4 फैक्टर को क्या किया है, इम्पोर्टेंस दी है। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो पियाजे के आपके ये 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो 4 फैक्टर हैं, ये कौन कौन से हैं, पहले उनको देख लेते हैं। एक तो है मैचुरेशन यानी परिपक्वता, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है इन सभी फैक्टर को दी है, लेकिन इन सभी फैक्टर में सबसे कम इम्पोर्टेंस किसको दी है, तो वो है आपका सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया की जो ये फैक्टर है इसकी इम्पोर्टेंस दी है आपकी किसने, लेव वाइगॉस्की ने कहा है, क्योंकि उनका जो सिद्धांत है उनका नाम भी है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। जो लेव वाइगॉस्की का थ्योरी है उसका नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाइगॉस्की ने दिया है सोशल इंटरेक्शन को, लेकिन पियाजे ने सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया हुआ है सामाजिक अंतःक्रिया को यानी कि सोशल इंटरेक्शन को। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करें हम मैचुरेशन की, तो ये यहाँ पर जो पियाजे बात करते हैं बायोलॉजिकल मैचुरेशन की बात करते हैं, हेरेडिटी की बात करते हैं। ये हेरेडिटी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, ये याद रखिएगा आपका कि हेरेडिटी पर, जो हेरेडिटी है आनुवांशिकता, हिंदी में आप कहेंगे इसको क्या, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता इंपॉर्टेंस दिया है पियाजे ने हेरेडिटी को यानी कि आनुवांशिकता को। सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया है उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को, लेकिन चारों फैक्टर में से ये फैक्टर हैं, पियाजे के ही फैक्टर हैं, लेकिन सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया है उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को। अब आपके जो मैचुरेशन होती है, परिपक्वता होती है, तो उन्होंने बताया है कि ये क्या होता है, एज के हिसाब से आपकी आती है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन की बात की है यहाँ पर, बायोलॉजिकल परिपक्वता की बात की है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, विकास को 4 भागों में बांटा है, 4 स्टेजेस इन्होंने दिए हैं, 4 चरण दिए हैं पियाजे ने। अब यहाँ पर मैच्योरिटी की बात करें तो मैंने बता दिया कि बच्चे जो है वो एज के हिसाब से सीखेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चा बाल्यावस्था में है, तो बाल्यावस्था में पियाजे के अनुसार बात करें तो बाल्यावस्था में जितना बच्चा सीख सकता है उतना ही सीखेगा। अगर आप बाल्यावस्था में बच्चे को मान लीजिए 12th की मैथ दे देते हैं या सिखाते हैं तो वो नहीं सीख पाएगा। ऐसा किसने कहा, पियाजे के अनुसार, क्योंकि वो कह रहे हैं मैच्योरिटी आपकी कैसे आती है, बायोलॉजिकल यानी कि आनुवांशिकता से। और आजकल जो पाठ्यक्रम भी बनते हैं आपको पता उम्र के हिसाब से ही बनते हैं, कि जब 8 साल का बच्चा है तो उनके हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए, 10 साल का बच्चा है तो उनके हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए। यहाँ तक कि अब एडमिशन जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी बात कहा गया है कि जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब उनको एडमिशन फर्स्ट क्लास में देना है। और राइट टू एजुकेशन है, RTE एक्ट है जो आपका, उसमें ये कहा गया है कि अगर बच्चा 14 साल में आके एडमिशन लेता है तो उसको उम्र के हिसाब से उस क्लास में एडमिशन देना है। यानी 14 साल का हो जाएगा बच्चा तो कौन सी क्लास में आएगा, 8th क्लास में एडमिशन उसको मिलेगा। अगर मान लीजिए 10 साल का बच्चा आता है तो 4th क्लास में उसको एडमिशन दिया जाएगा, उम्र के हिसाब से एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। 4 ये फैक्टर हैं, इनको याद रखिएगा, चारों के चारों फैक्टर हैं पियाजे ने दिए हैं। सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया हुआ है उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को, इम्पोर्टेंस उन्होंने ज़्यादा दिया है हेरिडिटी को यानी कि आनुवांशिकता को। मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात की गई है, यानी कि बच्चा उम्र के हिसाब से ही सीखता है। अब ये आपका इक्विलिब्रेशन, ये भी एक फैक्टर है, इसके बारे में हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है संतुलन, इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन। तो 4 फैक्टर कौन से हो गए, MESE, तो इस तरह से याद रख सकते हो ये 4 जो फैक्टर हैं, MESE, M मतलब मैचुरेशन, E मतलब एक्सपीरियंस, S मतलब सोशल इंटरेक्शन और E मतलब इक्विलिब्रेशन। तो ये 4 फैक्टर आपको समझ में आ गए। अब चलते हैं हम लोग जो आपके
इक्विलिब्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इससे हम समझेंगे चार्ट से। अब इक्विलिब्रेशन क्या होता है, आपका संतुलन। अब संतुलन में भी आपके दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन, और दूसरा आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्या होती हैं, कैटेगरी होती हैं। अब वो कैसे, तो मैं इसको पहले बता देता हूँ। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एडेप्टेशन, उसके बाद जो आपके एसिमिलेशन और एकमेंडेशन आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात, एकमेंडेशन मतलब समायोजन हिंदी में होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को कैटेगरी से याद रखिएगा। जो आपका स्कीमा बनता है दिमाग में, तो उसमें क्या होता है, एक कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा देखेगा चिड़िया, अब चिड़िया अलग अलग होती हैं, ओके, कि ये आपका क्या है। मान लीजिए पक्षी की बात करें तो पक्षी की कैटेगरी बन जाएगी कि ये सभी पक्षी कहलाते हैं। और फिर एक कैटेगरी मान लीजिए एक पशु की। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जो पक्षी तो हो गया एक आपकी कैटेगरी। अब उन पक्षियों में कई तरह के पक्षी होते हैं, अलग अलग पक्षी होते हैं, उनके नाम याद रखना, उनको पहचानना, ये तो हो गया है आपका उनकी के अलग अलग। और जब पक्षी हो गया कि ये सभी के सभी क्या है, पक्षी है, वो एक कैटेगरी हो गई उनकी। इसी तरह से पशु की एक क्या हो गई, कैटेगरी है। पशु के अंदर तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के पशु आ जाएंगे। तो ये आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वहाँ पर ऑर्गेनाइज हो जाता है कि आपकी ये जो कैटेगरी है वहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है और आपके स्कीमा में आ जाता है कि ये पशु हैं या ये पक्षी हैं। ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको रियल लाइफ से समझ में आए कि एक्चुअली में जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो है क्या। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन की यानी कि अनुकूलन की। अब अनुकूलन में भी आपके जो दो टाइप हैं यहाँ पर, एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात करना, एकमेंडेशन यानी कि समायोजन करना। अब इनको समझेंगे कैसे। एसिमिलेशन होता क्या है, जब किसी नई इन्फॉर्मेशन को आप ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो वो आपका कहलाएगा क्या, एसिमिलेशन। और जब किसी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ बदलाव लाते हैं। एकमेंडेशन से आप याद रखिए मॉडिफाई करना, किसी भी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना आपका क्या कहलाएगा, एकमेंडेशन कहलाएगा। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ओके, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस एक एक चीज़ आपको समझना है। एसिमिलेशन की बात करें यहाँ पर तो हिंदी में आत्मसातीकरण या आत्मसात आपका कहलाएगा। अब इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन को जब ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा एसिमिलेशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बालक है या बच्चा है, उसने कभी बिल्ली को नहीं देखा, तो जब पहली बार बिल्ली से आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसको बताएंगे कि ये बिल्ली है, इस तरह की होती है, इसके चार पैर होते हैं, है ना, एक पूंछ होती है। तो उसने क्या किया, अपने स्कीमा में इसको ऐड कर लिया कि जिसके चार पैर होते हैं, पूंछ होती हैं, वो क्या होती है, बिल्ली होती है। क्योंकि इसके पहले वो बिल्ली को नहीं जानता था, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या की गई, ऐड कर दी गई उसकी स्कीमा में, उसके माइंड में इसको ऐड कर दिया गया कि आपकी बिल्ली ऐसी होती है, बिल्ली के चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, और ये इस तरह की बिल्ली दिखती है। ये आपने उसको बता दिया, मतलब नई इन्फॉर्मेशन एक उसके दिमाग में छप गई। अब मान लीजिए वो डॉग को देखता है, किसी कुत्ते को देखेगा। अब क्योंकि बालक की बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है, आवाज से नहीं, सिर्फ देख के अगर उसको पहचानेगा। मान लीजिए कोई कुत्ता है, डॉग है, तो उसके भी चार पैर हैं, उसके भी पूंछ है, तो बच्चा क्या समझेगा कि ये भी बिल्ली है, थोड़ी सी बड़ी है, हो सकता है ये बड़ी बिल्ली है। लेकिन वो क्या समझेगा, उस कुत्ते को भी, उस डॉगी को भी क्या समझेगा बच्चा, कि ये भी एक बिल्ली है। बट जब आप उसे बताएंगे कि ये बिल्ली नहीं, डॉग है, कुत्ता है, तब वो समझेगा कि अभी तो जो बिल्ली थी उसके भी चार पैर हैं, पूंछ हैं, और ये डॉग कैसे हो गया। तब आप उसे बताएंगे कि ये डॉग है,
तो क्या किया, उसे अभी तक सारी चीज़ें जो उसके दिमाग में स्टोर थी तो किस तरह से थी कि जिनके 4 पैर और एक पूँछ होती है वो बिल्ली होती है। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, उसको फिर से बताया, तो जो पहले की इन्फॉर्मेशन थी उसकी कि वो एक कैट के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, उसमें क्या किया उसने, सिर्फ बदलाव किया कि नहीं 4 पैर और जिसके एक पूँछ है वो सभी बिल्लियाँ नहीं होती हैं, सभी कैट नहीं होती हैं, डॉग भी होते हैं। और उनका देखिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर चेंज होगा, उनका फेस जो है वो चेंज होगा। तो इससे बच्चा क्या करेगा, पुरानी जो इन्फॉर्मेशन थी यानी कि यहाँ पर जो ऐड की गई थी उसी में क्या किया उसने, थोड़ा सा बदलाव किया कि हर 4 पैर और एक पूँछ वाला जो है वो बिल्ली नहीं होती है, वो कुत्ता भी हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या किया उसने, चेंजेस किया, अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा बदलाव लाया कि नहीं ये कुत्ता है, क्योंकि दिखने में अलग दिखेगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये चीज कहला गई आपकी एकमेंडेशन यानी कि समायोजन। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा एसिमिलेशन और एकमेंडेशन में क्या फ़र्क है। एसिमिलेशन में सीधा सीधा याद रखना है कि जब किसी इंफॉर्मेशन को आप ऐड करते हैं, उसमें जोड़ते हैं, तो वो आपका हो जाएगा एसिमिलेशन। और जब किसी इंफॉर्मेशन में आप चेंजेस लाते हैं, है ना, बदलाव लाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एकमेंडेशन कहलाएगा। इंग्लिश में आपको वर्ड मिल सकते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन में कहीं पर एडजस्ट आ जाए तो एडजस्ट मतलब उसने परिवर्तन की अपने इंफॉर्मेशन में। मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाए, मॉडिफाई या मैनिपुलेट, तो आपका ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एकमेंडेशन। और जब ऐड करने की बात आ जाए, इंफॉर्मेशन को जोड़ने की बात आ जाए, तो ये आपका कहलाएगा एसिमिलेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, जो आपकी एडेप्टेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में। अनुकूलन की प्रक्रिया किस तरह से चलती है, यहाँ पर देखा था ना आपने एडेप्टेशन, ये अब ये एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन में ही आपका क्या था, एसिमिलेशन और एकमेंडेशन। तो ये प्रोसेस थी ऊपर आपकी प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन की क्या प्रोसेस होती है। अब आपकी प्रोसेस आ जाएगी एडेप्टेशन की यानी अनुकूलन की प्रक्रिया आपकी किस तरह से चलती है, इसको अब आप समझिएगा। चलिए, अब यहां पर एसिमिलेशन आपको अभी मैंने बताया क्या होता है। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को अगर आप ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कैट का दिया, या फिर आप मान लीजिए बैट का आप ले लेते हैं एक एग्जांपल कि बैट बताया कि आपका बैट जो होता है वो इस तरह से होता है, बच्चे को बताया गया। उसके बाद उसके दिमाग में छप गया कि जो लकड़ी का होता है इस तरह से इसमें मार सकते हैं बॉल को, ये आपका बैट होता है। लेकिन अगर उसी तरह की कोई लकड़ी को देखेगा जिससे वो बॉल को मार सकता है, तो उसे भी वो बैट समझेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले जोड़ दी गई उसके अंदर कि ये क्या है, एक बैट है या एक कैट है, इस तरह की दिखती है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिखाया, तो उसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको, अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जोड़ दी गई कि ये एक बिल्ली होती है। तो आपके दिमाग में क्या आ गया, संतुलन आ गया, क्योंकि आपको पता है कि बिल्ली कैसी होती है। यहाँ पर इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, संतुलन। आपके दिमाग में भी संतुलन आ गया। कहते हैं ना कि अगर दिमाग में आपके कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और आपको दिख रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, आपके दिमाग में संतुलन नहीं होगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका असंतुलन फैल जाएगा आपके दिमाग में, डिसइक्विलिब्रियम आपके अंदर आ जाएगा कि यार मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि ये कैट इस तरह की होती है, लेकिन ये तो डॉग है। तो क्या होगा, आपके अंदर अब इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं है कि डॉग किस तरह का होता है, कैसा होता है। तो आपके दिमाग में जो है क्या आ जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा, असंतुलन आ जाएगा। तो पहले यहाँ से समझते हैं कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जोड़ी गई कि इस तरह की आपकी एक बिल्ली होती है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, तो आपके दिमाग में संतुलन आ गया। आपने बिल्ली को देख लिया, समझ लिया कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, इस तरह की बिल्ली दिखती है, ये आपके दिमाग में ऐड हो गया। अब कोई नई सिचुएशन आ गई, जैसे मैंने बताया था डॉग की। अब डॉग के भी क्या होते हैं, 4 पैर एक पूंछ होते हैं, देखने में थोड़ा अलग हो सकता है, आवाज़ में जिस देखिए अलग होता है, लेकिन वहाँ तक की बात नहीं, एक बालक की बात की जा रही है यहाँ पर
कि बालक तो ऐसे देख के, अब जरूरी थोड़ी है उस टाइम पे बोले, तो डॉग जो है बोले ही या आवाज़ ही निकाले तो बालक क्या समझ बैठेगा, उसको भी समझ बैठेगा ये बिल्ली है। तब आप बताओगे कि ये बिल्ली नहीं क्या है, डॉग है। तो उसके अंदर नई सिचुएशन आ गई कि मुझे तो पता था जिसके 4 पैर हैं, एक पूंछ होती है वो बिल्ली होती है, लेकिन बच्चे के लिए क्या हो गई, ये नई सिचुएशन यहाँ पर आ गई। अब जब नई सिचुएशन आ गई तो उसके दिमाग में क्या आ गया, डिसइक्विलिब्रियम आ गया, असंतुलन फैल गया कि मुझे तो पता था कि 4 पैर एक पूंछ बिल्ली की होती है, लेकिन ये डॉग कैसे हो गया, ये तो बिल्ली है। तो असंतुलन आ गया कि मैं कह रहा हूँ ये डॉग है, बच्चे के दिमाग में स्कीमा में छपा हुआ है कि ये बिल्ली है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि हम उसे बताएंगे कि ये डॉग है, इसके भी 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है, लेकिन ये बिल्ली नहीं है। फिर उसको हम समझाएं, चाहे आवाज़ से, उसके फेस से बताएं कि ये इस तरह का डॉग होता है। और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, डिफ्रेंशिएट करने लगता है बच्चा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब उसको बता दिया कि ये डॉग है बिल्ली नहीं है, उसका स्कीमा भी उसके अंदर छप गया दिमाग में, तब क्या हो गया फिर से, अब ये रिकमेंडेशन कब आया, अब यहाँ पर असंतुलन आने के बाद जब हमने उसको बता दिया तो उसने जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी उसकी कि 4 पैर एक पूंछ या इस तरह की बिल्ली होती है, तो उसने अपनी उस इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंजेस लाया कि हर 4 पैर और एक पूंछ वाली बिल्ली नहीं होती है, ये डॉग है, इस तरह दिखता है, थोड़ी बड़ा है अभी, है ना, या बड़ा होता है। तो वो डिफ्रेंशिएट करके हमें बताना होगा कि ये कुत्ता है, ये डॉगी है। तो उसके अंदर क्या हो गया, जो इन्फॉर्मेशन पहले से भरी थी उसी में थोड़ा सा बदलाव किया, थोड़ी सा क्या किया, चेंजेस कर दिया। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिकमेंडेशन कहलाएगा। और ये प्रोसेस आपकी लगातार ऐसी चलती रहती है। फिर एक नई इन्फॉर्मेशन जुड़ेगी यहाँ पर, मान लीजिए अब बता दिया कि बॉल होती है इस तरह की, अब जैसे फुटबॉल और वॉलीबॉल की बात करें तो फिर एक नई इन्फॉर्मेशन जुड़ जाएगी। फिर संतुलन आ जाएगा कि उसको पता है कि वॉलीबॉल इस तरह से होती है या फुटबॉल इस तरह से होती है। फिर नई सिचुएशन आएगी, कोई बड़ी बॉल इसी तरह की आ जाएगी तो उसको भी वो फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल समझेगा, जो भी एक ऐड हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। फिर उसके दिमाग में असंतुलन आ जाएगा, फिर उसको मॉडिफाई करके बताएंगे कि ये वॉलीबॉल होती है और ये आपकी फुटबॉल होती है, जो कि आपके दिमाग में पहले से है। तो फिर क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी प्रोसेस लगातार चलती रहती है बच्चों के अंदर। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो अनुकूलन की प्रोसेस होती है, अनुकूलन की प्रक्रिया होती है, वो क्या है। और यहाँ पर आपकी जो इक्विलिब्रेशन की बात कर रहे थे उसमें कौन कौन से एडेप्टेशन होता है और ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हमने नीचे प्रोसेस पढ़ी है एडेप्टेशन की। तो एडेप्टेशन आपके इस तरह से चलता है अनुकूलन। और ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया कि आपका कैटेगराइजेशन होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है स्कीमा में। अगर इसमें डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो बस आपको जो पियाजे की थ्योरी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपकी प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन की प्रक्रिया, दूसरा आपका हो गया प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन की प्रक्रिया। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है और इस तरीके से मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल लेकर के कि आई थिंक अब दोबारा आप कभी भूलोगे नहीं। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। अब मैंने समझा दिया है, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार आप हिंदी में इसको अच्छे से पढ़ लें कि जो आपका एसिमिलेशन होता है वो क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है। इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीम में ऐड करना, मतलब क्या हुआ इसका, वही चीज़ कि मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है, उसमें ही थोड़ा सा कुछ ऐड कर देना। जैसे मैंने बताया था कि 4 पैर और एक पूंछ की बिल्ली होती, ये इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास पहले से है, लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन में जो पहले से आपको पता है थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर दिया कि नहीं कुत्ता इस तरह से दिखता है, डॉगी इस तरह से बोलता है, इस तरह से उसका जो शेप है वो चेंज होता है। किसी भी तरीके से हम जब डॉग को बताएंगे कि यह डॉगी है, ये कैट नहीं है, तो पुरानी इन्फॉर्मेशन में ही क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हो जाता है आपका एसिमिलेशन। अब हिंदी में एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, बाकी हमें समझना है, रटना नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक बार मैं बता देता हूँ। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है।
यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मसात्करण को हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह पाता है, बल्कि भोजन से बना हुआ रक्त हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है कि जिससे हमारी मांसपेशियों की संरचना का आकार बदल जाता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मसात्करण की प्रक्रिया से संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। हो सकता है ये वाला एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया अभी ऊपर वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपका यहाँ पर देखिए पियाजे के अनुसार एक बार देख लेते हैं। पियाजे के शब्दों में नए अनुभव का आत्मसात्करण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है। इससे बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन होता है। वही चीज आ गई ना कि एसिमिलेशन में यहाँ पर एसिमिलेशन में क्या है, एक सेकेंड, इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्ट्रीम में ऐड करना। तो यहाँ पर क्या हुई, ऐड करने की, ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड करना है। एसिमुलेशन में क्या आया यहाँ पर, ऐड करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में मैंने आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बता दिया। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो मैंने एसिमुलेशन बताया, यहाँ पर नई इंफॉर्मेशन को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, यहाँ पर दिया इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीम में ऐड करना। आपको स्कीमा में अगर कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करते हो तो वो आपका कहलाएगा आत्मसात्करण। रिकमेंडेशन की बात करें तो यहाँ पर है अपने इंफॉर्मेशन में एडजस्ट, मैनिपुलेट या मॉडिफाई करना आपका कहलाएगा समायोजन यानी कि रिकमेंडेशन, जो मैं आपको ऊपर बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। हिंदी में पढ़ लो। समंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना, एक सेकेंड, समंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम ना चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसात्करण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसात्करण या समंजन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। क्योंकि पहले क्या होगा, नई इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा। जब असंतुलन उसके अंदर आएगा तो दो चीज़ें होती हैं, इनको भी याद रखिए कि या तो मान लीजिए पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है रिकमेंडेशन में, तो उसमें क्या कर लेगा, उसी में नई इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंजेस लाके उसको ऐड कर लेगा। या फिर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन पहले से है, दूसरी नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो दोनों प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देगा। मतलब नई इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, जोड़ लेगा। तो एग्जैक्टली आपको याद क्या रखना है, मैंने आपको बताया कि जो आपका एसिमुलेशन होता है तो इसमें याद रखिए कि आपकी नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड होती है बस, और आपका रिकमेंडेशन होता है उसमें आपको परिवर्तन करना है पुरानी इन्फॉर्मेशन में। या फिर कोई नॉलेज है पहले से, देखिए इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, यहाँ पर एग्जिस्टिंग नॉलेज करके दिया हुआ है ना आपका, एक सेकेंड में आ जाता हूँ एसिमुलेशन में। इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्ट्रीम में ऐड करना, मान लीजिए आपको पहले कुछ पता है, अब कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको क्या करोगे आप, पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ में फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन को ऐड करोगे। इसका मतलब ये है, जब उसको आप ऐड कर दोगे मतलब नई इन्फॉर्मेशन फिर से ऐड हो गई, तो आपका क्या कहलाएगा, ये एसिमुलेशन कहलाएगा। जब मैंने आपको प्रोसेस बताई कि ये जो प्रोसेस होती है आपकी एडेप्टेशन की, अनुकूलन की, वो लगातार चलती रहती है, क्योंकि नई नई सिचुएशन आपकी आएंगी, नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप उसको फिर ऐड करोगे। ओके, तो इसमें कन्फ्यूजन में नहीं आना। तो जो मैंने समझाया अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपको ये थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत
किताबी ज्ञान की तरह है जो आपकी ये थ्योरी यहाँ पर बताई गई है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते क्यों आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिस एग्जाम्पल से मैंने आपको बताए हैं आपके दिमाग में आई थिंक अब तक छप गया होगा। अब एकमेंडेशन में यहाँ पर ये भी बताया गया है कि समंजन को आत्मसातकरण की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है। बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसातकरण और समंजन का सहारा आवश्यकता अनुसार लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आत्मसातकरण और समंजन दोनों का सहारा क्यों लेते हैं। अब बताइए, कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो उसे ऐड कर लेंगे। पुराने नॉलेज, मान ली कोई पुराना नॉलेज है लेकिन कोई नई सिचुएशन आ गई कि बिल्कुल अलग है, तो उसको क्या कर लेगा, उस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा एसिमिलेशन। मान लीजिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है, तो वो आपका कहलाया जाएगा एकमेंडेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बच्चे को बताया गया कि ये जो ऊपर उड़ रही हैं ये सारी क्या होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई। अब उसने एरोप्लेन देखा तो वो समझेगा कि ये भी चिड़िया है, तब आपको उसे बताना है कि ये चिड़िया नहीं है। तो पुराने नॉलेज में उसने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ मॉडिफाई किया कि हर उड़ने वाली चीज़ ये होती है, वो चिड़िया नहीं होती है, ये एरोप्लेन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एकमेंडेशन और एसिमिलेशन में क्या डिफरेंस है। चलिए, एक काम करते हैं, वीडियो हो जाएगा लंबा, तो सेकेंड वीडियो में मैं आपको ये जो 4 अवस्थाएं दी गई हैं पियाजे के द्वारा, ये चारों अवस्थाएं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपके दिमाग में आराम से छप जाएगा। पहले उन कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके बाद जो आपकी ये 4 स्टेजेस दी हुई हैं पियाजे की, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओके, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेजेस से। जो अवस्थाएं दी गई हैं पियाजे के अनुसार, यहीं से क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा। कोशिश करूँगा कि जब दूसरा वीडियो लाऊं तो आपके उसी में कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। ओके, ये प्रोसेस को आपको याद रखना है। ये आपकी अनुकूलन की प्रक्रिया है, यहाँ पर किस तरह से होता है। एसिमिलेशन का मतलब ही होता है जोड़ना, यानी कि आत्मसात करना, और यहाँ पर क्या होता है, समायोजन करना। पुरानी इन्फॉर्मेशन में मॉडिफाई कर दोगे, एडजस्ट करोगे, मैनिपुलेट करोगे, तो ये सब हो जाएगा आपका एकमेंडेशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और बाकी जितने लोग भी आपके साथ में तैयारी करते हो, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में ग्रुप हो या फेसबुक में, कहीं पर भी आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों के साथ भी पहुँचे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।